हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। लाइव आ गए हम लोग बेटा। आज हम लोग गेम ऑफ स्प्रिंग्स को पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग स्प्रिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, स्प्रिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को आज समझेंगे। आज सारी प्रॉब्लम्स को करेंगे। आज कोशिश ये रहेगी कि आपको स्प्रिंग की कोई भी प्रॉब्लम आप फ्यूचर में परेशान ना करे, इस तरफ आज हमारी कोशिश रहने वाली है। बच्चों अगर लाइव आ गए हैं तो प्लीज़ एक बार जल्दी से बताएं फटाफट। यस, ओके, सो वी आर लाइव नाउ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कैसे हैं आप लोग, क्या चल रहा है लाइफ में? और होपफुली आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा अपन उम्मीद करते हैं। बच्चों एक बार इवेंट को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। चले भाई स्टार्ट करें। बच्चों सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जिसको भी वेव पढ़नी है, वे वेव हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने शेयर भी कर दिया है इवेंट। और अगर आपको वेव आपने नहीं पढ़ी है, वेव पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए एक बहुत सुनहरा सा मौका है कि आप सभी लोग वेव पढ़ सकते हैं। डेली 5:30 बजे से 6:30 बजे तक आप सभी को वेव पढ़ाई जाएगी। तो अगर आपने वेव नहीं पढ़ा है तो वो ज़रूर पढ़िए, अच्छा सा टॉपिक है और बेटर टॉपिक है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं गेम ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के बारे में चर्चा करना स्टार्ट करो। दोस्तों दिस इज मी शिवेंद्र मिश्रा। आई एम एन आईटी ग्रेजुएट और मैं अभी न्यूक्लियस एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी बच्चों के साथ लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छे से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुँचाई जाए, बेटर आउटपुट आपको दिए जाए। ठीक है। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप अनअकैडमी के साथ जुड़ के अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। आप जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अनअकैडमी के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल हैं। कोटा में जिन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है, हम सभी लोगों ने कोटा के अंदर बहुत अच्छे और बहुत शानदार सेलेक्शंस प्रोड्यूस किए हैं, बहुत सारे बच्चों को आईआईटी के अंदर पहुंचाया है। तो ऐसी उम्मीद जरूर आप कर सकते हैं कि आपके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा। तो एक क्वालिटी एजुकेशन पाने के लिए, एक एक्सपीरियंस एजुकेशन पाने के लिए आप सभी लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। और आप सिर्फ एक कोचिंग के साथ नहीं जुड़ेंगे, आप बहुत सारे एजुकेटर के साथ जुड़ेंगे।
और ये प्राइजेस अभी बहुत अच्छे से रिड्यूस कर दिए गए हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 24 मंथ का ITJ आइकॉनिक, तो ये अभी आपको सिर्फ 81,000 रुपीज़ में पड़ेगा। वेयर एज 30 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ITJ प्लस का दैट विल कॉस्ट यू ओनली 53,459 रुपीज़। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप अभी क्लास 11 पर क्रॉस कर चुके हैं तो आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेटर हो जाएगा। लेकिन सब्सक्रिप्शन परचेज करने के दौरान आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है मेरा कोड SM11। दिस इज माई कोड बच्चों, SM11 दिस इज माई कोड। आप इस कोड को उपयोग करना बिल्कुल भी ना भूलें, राइट। अनअकैडमी चैंपियंस लीग है। कल अनअकैडमी का पहला टेस्ट हुआ था 10th, 14th एंड 21st को। 25 क्वेश्चंस आए थे 5 से 6 PM, और ये अभी 10 को भी होगा, 14th को भी होगा, 21st को भी होगा। तो आप सभी बच्चे इन सभी टेस्ट को दे सकते हैं, इन सभी टेस्ट में वर्कआउट कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप अनअकैडमी चैंपियंस लीग बहुत शानदार स्कॉलरशिप है, बहुत शानदार आपको पैसे मिलने का है। तो बिना लेट के जल्दी से आ जाइए और आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, दैट इज अबाउट गेम ऑफ स्प्रिंग्स। तो बहुत फंडामेंटली स्टार्ट करूंगा, हर एक चीज़ को फंडामेंटल लेवल से समझाता हूं आपको। और स्प्रिंग को सबसे पहले समझते हैं, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी को समझते हैं, और फिर उनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं और किस किस तरीके से स्प्रिंग हमें हमारे कोर्सेज में कहाँ कहाँ पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन से पूछी जाती है। स्प्रिंग सामान्यतः एक मेटल का स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर होता है। स्प्रिंग इज नथिंग बट अ स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर ऑफ अ मेटल। इसके इस स्पाइरल शेप के कारण, ड्यू टू इट्स स्पाइरल शेप, इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी का मतलब होता है रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन और ओरिजिनल शेप। रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन और शेप। तो जब भी स्प्रिंग को डिस्टॉर्ट किया जाता है, डिस्टॉर्ट का मतलब होता है उसको अपने शेप से बदला जाता है। बदलने के दो तरीके हैं। स्प्रिंग को या तो इलोंगेट किया जाएगा, इधर स्प्रिंग गेट इलोंगेटेड। स्प्रिंग की लंबाई यहां पर L थी, स्प्रिंग को खींच के कुछ L+X कर दिया गया, या फिर उसको कुछ कंप्रेस कर दिया जाए, स्प्रिंग गेट कंप्रेस्ड। इन दीज कंडीशन, इन दोनों ही कंडीशन में स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप को पाने की कोशिश करती है, अपने कोई पोजीशन में वापस आने की कोशिश करती है, और अपनी पोजीशन पे वापस आने के लिए ये एक रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करती है। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपनी मीन पोजीशन पे वापस आने के लिए लगेगा। तो जब इलोंगेटेड है तो अंदर की तरफ, और जब कंप्रेस्ड है तो फोर्स ऑफ द स्प्रिंग बाहर की तरफ लगेगा, ताकि अपनी पोजीशन को वापस से रीगेन कर सके। तो फोर्स ऑफ द स्प्रिंग इज सिंपली डिफाइंड एज, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में बोला जाए तो इट इज सिंपली डिफाइंड एज माइनस का kx, वेयर x इज डिफाइंड एज द इलोंगेशन। अगर इलोंगेशन होगा तो स्प्रिंग का फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, अपोजिट टू द इलोंगेशन होगा। कंप्रेशन होगा तो अपोजिट टू द कंप्रेशन लग रहा होगा, मतलब x के विपरीत दिशा में लग रहा होगा। जिस डायरेक्शन में आप खींचेंगे उसके विपरीत दिशा में आपका फोर्स लगेगा। स्प्रिंग के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स उसकी नेचुरल लेंथ से जितना डिफॉर्म्ड होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। हियर k इज कॉल्ड एज द स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको हम लोग k को नाम देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट का। बहुत फंडामेंटल इंट्रोडक्शन है जो आप सभी को समझना है। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद दूसरी बात आती है, दैट इज कॉल्ड एज द एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। इसको नाम दिया जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब भी स्प्रिंग को खींचा या दबाया जाता है तो स्प्रिंग के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स, इसके अगेंस्ट आप कुछ काम करते हैं।
एंड दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। इसके कंजर्वेटिव इन नेचर होने के कारण इनके अंदर एक तरीके की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। एंड पोटेंशियल एनर्जी सिंपली इक्वल्स टू माइनस का dw बाई द कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो जब आप फोर्स या इसके बात करते हैं तो यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन की बात करेंगे तो kx डॉट डी एक्स, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। सो अगर आपने इसको x1 से x2 तक इलोंगेट किया हुआ है तो इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ k x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। So this is the amount of energy that is being stored in the spring। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। kx dx के इंटीग्रेशन के करस्पॉन्डिंग वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्सेस को ही कैलकुलेट करना था। स्प्रिंग फोर्सेस का वर्क डन kx हो गया तो हाफ ऑफ kx2 स्क्वायर माइनस kx1 स्क्वायर। अगर स्प्रिंग इनिशियली, बहुत सिंपल छोटी सी बात करते हैं, इस स्प्रिंग इज initially at natural length L. Now the spring get elongated by a distance of x. It is applying a force inward that is equals to kx। तो आपको इसको, ये फोर्स ऑफ स्प्रिंग है, एक्सटर्नल को बाहर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा और एक्सटर्नल जितना फोर्स लगा के जितना मेहनत करेंगे उतना ही एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। And whatever the energy that is stored inside it, it is simply equal to u is equals to half k x square। इनिशियल x 0 था, इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर स्प्रिंग में इलोंगेशन x है तो उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी जो है वो हाफ ऑफ k x स्क्वायर के बराबर होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। स्प्रिंग के द्वारा किया गया वर्क डन, दो तीन चीजें हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग, कई जगह पर ऐसा लिखा होता है वर्क डन बाय स्प्रिंग इज ऑलवेज निगेटिव। क्या ये स्टेटमेंट सही है? कोई बच्चा बताना चाहेगा क्या ये स्टेटमेंट सही है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग जो है वो निगेटिव होता है? इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट? जल्दी से बताएं। वर्क डन बाय स्प्रिंग इज ऑलवेज निगेटिव, इट इज करेक्ट और रॉन्ग? जल्दी बोलो मेरे भाई, फटाफट बोलो मेरे भाई। राघव जी बोल रहे हैं नहीं है। वेरी गुड। दो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। वर्क डन बाय स्प्रिंग इज ऑलवेज नेगेटिव, ये कहना सरासर गलत होगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव की कहानी जो है वो क्या होती है? आपने कहा सर देखो, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दिशा में होते हैं तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, वर्क डन पॉजिटिव होगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट विपरीत दिशा में होते हैं तो आपका थीटा 180 डिग्री हो जाता है और वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। तो आपने कहा सर बेसिक चीज तो समझ में आती है यहां से। अब अगर ये फंडामेंटल चीज समझ में आती है तो एक फंडामेंटल सी बात यहाँ पे समझ लो। बोलो क्या? आपने कहा सर देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं तो जब आप स्प्रिंग को खींच रहे हैं ड्यूरिंग इलोंगेशन और कंप्रेशन, तो जब स्प्रिंग को खींचा जा रहा है या दबाया जा रहा है तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। बहुत बेसिक सी चीज समझिएगा। जब आप स्प्रिंग को खींचेंगे, इलोंगेशन की बात करेंगे तो फोर्स ऑफ द स्प्रिंग पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। लेकिन जब आप स्प्रिंग को खींच के छोड़ देंगे तो व्हेन स्प्रिंग इज कमिंग एट नेचुरल लेंथ, रीगेनिंग नेचुरल लेंथ, जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ को रीगेन कर रही होगी उस मोमेंट पर वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होगा वो पॉजिटिव भी होगा। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग हमेशा नेगेटिव होता है ऐसा कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसमें कहीं से कहीं तक कोई सच्चाई
नहीं है। वर्क डन बाय स्प्रिंग इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। अगर आप उसको खींचेंगे तो वो पॉजिटिव होगी, अगर आप उसको नहीं खींचेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात? अगर वो अपने नेचुरल लेंथ की तरफ आएगी तो नेगेटिव वर्क डन हो गया, अगर वो नहीं आ रही होगी तो पॉजिटिव वर्क डन हो गया। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात समझ में आई? चलो आगे बढ़े। यार तुम लोग यार पार्टिसिपेट नहीं करते बढ़िया से, एकदम बढ़िया से पार्टिसिपेट करो तो मजा आ जाए फिर। तो अब स्प्रिंग के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर्ड है? हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, एनर्जी सप्लाई भी कर सकती है, एनर्जी एक्वायर भी कर सकती है। अपनी एनर्जी जब छोड़ेगी तो वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होगा वो पॉजिटिव हो रहा होगा, किसी को खींच रही है अपनी एनर्जी, किसी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में दे रही है, तो वो स्प्रिंग का पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। जैसे बहुत सिंपल सी बात की जाए, एक बहुत फंडामेंटल गेम की बात करेंगे, फिर वापस हम लोग वापस आएंगे स्प्रिंग फोर्सेस के ऊपर। अब जैसे आपके पास एक मास एम अटैच था, इसकी लेंथ थी एल। अब इस स्प्रिंग को आपने कंप्रेस करके छोड़ दिया, आपने इसको कंप्रेस किया, मास एम को यहां पर लेके आ गए। अब जैसे आप कंप्रेस करेंगे बाय द एक्स लेंथ, तो स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी भर गई, हाफ के एक्स स्क्वायर के अंदर की एनर्जी भर गई। अब जैसे ही आप स्प्रिंग को छोड़ोगे, स्प्रिंग इस पर एक धक्का लगाएगी बाहर की तरफ, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा बाहर की तरफ। तो अब ये अपनी मीन पोजीशन को एक्वायर करने की कोशिश करेगी स्प्रिंग, और स्प्रिंग जैसे ही अपने मीन पोजीशन पर आएगी, ये डब्बा कुछ काइनेटिक एनर्जी ग्रहण कर लेगा। स्प्रिंग के अंदर एनर्जी शून्य हो जाएगी, और सारी की सारी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में इस डब्बे को मिल जाएगी। राइट? तो यहां पर स्प्रिंग ने एक पॉजिटिव वर्क किया। सर UHA पर समझ में नहीं आया बेटा, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। UHA, शुभम एक बार थोड़ा सा क्लियर बोलो, क्लियर बताएं बेटा, क्या चीज आपको नहीं समझ में आई, ताकि हम आपको थोड़ा अच्छे से समझा सकें बेटा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, सारी की सारी एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, इट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। यहां पर स्प्रिंग के द्वारा किया गया वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है, और उसने सारी की सारी एनर्जी जो है वो इस ब्लॉक को दे दी, इस एम मास को दे दी। राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली जज अबाउट द स्प्रिंग। अब इसी जगह पर ऐसे दूसरा क्वेश्चन भी आप समझ सकते हैं। आपने कहा कैसा? मैंने कहा देखो बेटा, एक स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है, बहुत सिंपल, ये स्प्रिंग एक लगी हुई है, और एक ब्लॉक को आप दूर से फेंक दो किसी वेलोसिटी v से, और ये वेलोसिटी v से दौड़ता हुआ ब्लॉक आए, और ये दौड़ता हुआ ब्लॉक आके इससे टकरा जाए, तो जैसे ही इसको टकराएगा स्प्रिंग क्या होगी? स्प्रिंग पिचकेगी, स्प्रिंग विल गेट कंप्रेस्ड, और एक मूवमेंट ऐसा आएगा जब स्प्रिंग इतना पिचक जाएगी और ये ब्लॉक अचानक से रुक जाएगा। किसी एक मूवमेंट पर ऐसा ही तो होगा, ये ब्लॉक रुक जाएगा और स्प्रिंग पिचक चुकी होगी, तो स्प्रिंग बहुत सारी पिचक गई होगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितनी थी? आपने बोला हाफ mv स्क्वायर। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? आपने बोला 0। लेकिन जैसे ही ये टकराया, एज इट कोलाइड्स, व्हाट हैपेंड? स्प्रिंग के पास एनर्जी आ गई हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। सर u बराबर 0 कैसे हुआ? अच्छा, पोटेंशियल बेटा, यहां पर इलोंगेशन 0 हो गया। मैं एट नेचुरल लेंथ बात कर रहा हूं, यहां पे एट नेचुरल लेंथ, जब वो वापस से अपने उसी पोजीशन पे आ गई जिस पोजीशन पे प्रारंभ में स्टार्टिंग में थी, तो जब अपने नेचुरल लेंथ पर आ जाएगी तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी जिसकी वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, तो जब x 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू जो है वो 0 हो चुकी है। इन द वेरी सिमिलर वे यहां पर v बराबर 0 है, पोटेंशियल यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई, और सारी की सारी हाफ के एक्स स्क्वायर जो है एनर्जी कहां से आ गई? हाफ mv स्क्वायर। तो यहां पर स्प्रिंग पर वर्क डन जो है वो
निगेटिव हो गया। वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसा हो गया? यहां पर आप यहां पर बोलेंगे सर वर्क डन बाय स्प्रिंग यहां पर निगेटिव है। स्प्रिंग ने धक्का किधर लगाया? आपने कहा सर स्प्रिंग ने धक्का बाहर की तरफ लगाया, डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ हुआ है, वर्क डन बाय स्प्रिंग निगेटिव हो गया है और इसने सारी की सारी एनर्जी जो एक ब्लॉक के पास थी वो खा ली, उसकी एनर्जी को कम कर दिया है और सारी की सारी एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो चुकी है। तो इस प्रोसेस में वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव है, इस प्रोसेस में वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव है। इसमें अपनी सारी एनर्जी इसने ब्लॉक को दे दी है, इस सिचुएशन में इसने ब्लॉक की सारी एनर्जी खुद खा ली है। सो दिस इज कॉल्ड एज द एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्सेस है, इनके द्वारा स्टोर की गई एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इनसाइड अ स्प्रिंग। अब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटिव फोर्स होने के कारण क्या प्रभाव होता है वो भी समझ लीजिएगा। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा हूं, देखिएगा बहुत लोग गलत करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत लोग गलत करते हैं। ये एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग L माइनस एक्स है, मतलब x कंप्रेस्ड है, अपनी नेचुरल लेंथ इसकी L है, अपनी नेचुरल लेंथ से x कंप्रेस्ड है। और मैंने आपसे पूछा इसकी नेचुरल लेंथ कुछ यहां पे है, मान लीजिए L। इस स्प्रिंग को हमने L प्लस 2x तक खींचा, इलोंगेट किया, पहले x कंप्रेस थी फिर उसको खींच के L प्लस 2x कर दिया। तो एक तो ये प्रोसेस हो गई, इसको प्रोसेस नंबर 1 का नाम देते हैं। दूसरी प्रोसेस ये होगी कि एक केस में स्प्रिंग x इलोंगेटेड थी और इसको इसी इलोंगेशन से 2x खींच दिया गया। अब पूछा गया कि जब स्प्रिंग को खींचा गया तो किसी बाहर के आदमी ने खींचा होगा, ऑब्वियस सी बात है खींचना पड़ेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है इन प्रोसेस 2 एंड इन प्रोसेस 1 जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल होगा वो किस केस में ज्यादा होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। W1 ग्रेटर देन W2, W2 ग्रेटर देन W1, W1 इज इक्वल टू W2 और कैन नॉट से। कोई बताना चाहेगा बेटा? कुछ भी बोलना चाहेंगे आप लोग, जो बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। बताएगा मेरा भाई कोई? नहीं समझ में आया? द करेक्ट आंसर इज सी। आप यहां से यहां लेके जाएं या आप x से 2x लेके जाएं, दोनों ही प्रोसेस में वर्क डन जो होगा वो सेम होगा। क्यों सेम होगा?
देखो x से वापस x तक आने का वर्क डन 0 है। x कंप्रेस था तब भी एनर्जी जो स्टोर्ड थी u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, और x इलोंगेट हो गया है तब भी एनर्जी जो स्टोर्ड है वो हाफ के एक्स स्क्वायर है। इसको ऐसे बोल सकते हैं सर, जब कोई एनर्जी में चेंज ही नहीं हुआ तो कोई वर्क डन नहीं किया गया होगा, वर्क डन होता तो एनर्जी में चेंज आता, राइट। दूसरी चीज आपने कहा सर ऐसे तो नहीं समझ में आता सर, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, फोर्स तो लगा है। मैंने कहा देखो बेटा फोर्स लगा है लेकिन नेचुरल लेंथ तक आने में स्प्रिंग का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो -x से 0 आने में वर्क डन पॉजिटिव होगा और 0 से +x जाने में वर्क डन निगेटिव होगा, क्योंकि अब फोर्स ऑफ स्प्रिंग पीछे की तरफ हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होगा। तो जितना यहां पर 0 से x में -x से 0 आने में जितना वर्क डन पॉजिटिव होगा उतना ही 0 से x जाने में वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। तो बेसिकली ये टोटल मिला के जो वर्क डन है वो शून्य हो जाता है। तो यहां से यहां पहुंचने में स्प्रिंग के द्वारा किया गया नेट वर्क डन जो है वो 0 रहता है मेरे बच्चे, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें तो स्प्रिंग की एक बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको और समझते हैं भैया। स्प्रिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आती है वो क्या होती है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की अगर मैं, हेलो कैनेडिक वर्ड, गुड आफ्टरनून। स्प्रिंग अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो फॉर द केस ऑफ स्प्रिंग द K into L is constant। इसका मतलब क्या होता है, इसका मॉरेन 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 इसका मतलब ये होता है कि अगर स्प्रिंग को मैंने मान लीजिए आधा आधा काट दिया 2 पार्ट में, तो क्या स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम रहेगा? आप बोलेंगे नहीं, अब स्प्रिंग का कांस्टेंट बदल जाएगा। जैसे यहां पे बात करेंगे, अगर एक स्प्रिंग की लंबाई L थी तो K इंटू L इट मस्ट बी इक्वल टू K1 इंटू L/2। तो यहां से अगर आप बात करेंगे तो आधी स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2K। तो whenever the spring is cut into the pieces, its spring constant changes. Lesser the length, higher the spring constant. Lesser the length, higher the spring constant. इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। जैसे आपने इसकी लेंथ को काट के L/3 कर दिया या 2L/3 कर दिया, एक लेंथ 2L/3 हो गई, तो आप बोलेंगे सर इसका K1 है, इसका K2 है। यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हैं दैट K इंटू L मस्ट बी इक्वल टू K1 इंटू L/3, इट मस्ट बी इक्वल टू K2 इंटू 2L/3। यहाँ से आप K1 की वैल्यू बता सकते हैं 3K और K2 की वैल्यू बता सकते हैं 3K/2। नहीं बेटा, अभी इतना समय तो नहीं है कि आप मॉरिन को पूरा देख सकें, और लेकिन यस INPHO के लिए जितना जरूरी है वो आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि INPHO के लिए कितना जरूरी है, वो आपके पास डेटा होना चाहिए। अब डेटा नहीं होगा तो फिर भारी पड़ जाएगा। नहीं, ग्रिफिथ नहीं लगाना चाहिए, पुर्शल के कुछ क्वेश्चन लगा सकते हैं, ग्रिफिथ की जरूरत नहीं है अभी।
ग्रिफिथ रुक मतलब अभी रुक जाइए, आराम से लगेगा। स्प्रिंग की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? इलोंगेशन और कंप्रेशन। डज नॉट चेंजेस सडनली। अरे नहीं श्रेयांश बाबू, ऐसा नहीं करना बाबा, ऐसा नहीं करना, अरे इतना नहीं करना है, पढ़ाई में एनर्जी लगा बेटा, सब छोड़ो। इलोंगेशन एंड कंप्रेशन डज नॉट चेंज सडनली, मतलब इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो ये हो जाती है कि इस स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज नॉन इम्पल्सिव इन नेचर। झटके वाले फोर्स नहीं होते, कभी भी झटका फोर्स नहीं लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिख रहा हूं। 10 ड्यूरिंग कोलिजन और sudden forces momentum does not affected by स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि सडनली फोर्सेस बहुत ज्यादा होते नहीं है, तो ये फोर्सेस बहुत नॉमिनल होते हैं, तो बहुत छोटे ड्यूरेशन में कोलिजन है, सडन फोर्सेस हैं, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम की लगते हैं। और अगर ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम की लगते हैं बेटा, तो स्प्रिंग फोर्सेस का कोई बहुत बड़ा प्रभाव उस छोटी सी ड्यूरेशन में मोमेंटम में देखने को नहीं मिलता है। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मोमेंटम में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप नेग्लिजिबल इंपैक्ट होता है, आप इस तरीके से आप उसको बोल सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्सेस का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलता है, नहीं होता है। ठीक है। सर आप बोले थे कि टेलीग्राम पे डेटा डालेंगे, लेकिन मॉरिन का, ओके ठीक है, भेज देंगे। मॉरिन का डेटा मैं बनाऊंगा, भेजूंगा बेटा, अभी बनाना है बेटा, मुझे बनाना है डेटा वो पूरा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट को जल्दी समझते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली चीज आपने समझ ली, कोलिजन के दौरान इसका कभी भी इंपैक्ट नहीं होता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसा हम लोग कई बार देखते हुए आए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। ये मास एक एम है, ये मास एक एम है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस व्हेन रोप इज कट। जब यहां से रस्सी को काट दिया गया ए और बी के बीच में, तो इन दोनों मासेस का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। इंट्रॉपी टर्न फिजिक्स के, इंट्रॉपी नहीं है हमारे फिजिक्स के सिलेबस में, वैन डर वाल इक्वेशंस नहीं आती हैं, लेकिन आ जाता है रियल गैसेस का गेम। हम लोग कम पढ़ते हैं रियल गैसेस, सामान्यतः केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री की गैसेस होने के बाद भी वैन डर वाल पर भी क्वेश्चंस INPHO में बहुत आए हैं, तो आई थिंक आपको उसको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए।
बेटा इतनी बुक के नाम जान के करोगे क्या? एक बुक अच्छे से लगा लो, हो जाता है। अगर आपने एचसीबी इरोडो अच्छे से लगा ली ना, फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा बेटा। क्लासिकल मैकेनिक्स डेविड मॉरिन की, क्लैपनर, और आप पुर्शेल, ग्रिफिथ, टेलर, ये सब बातें अच्छी लगती हैं, बुक्स अच्छी लगती हैं, लेकिन एक अच्छे से लगा ली जाए। अगर आप एचसी वर्मा और इरोडो प्रॉपरली कर लें, क्रोटो भी ना करें, फिर भी आपके आईएनपीएचओ में सेलेक्ट होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहेंगी। आप 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कर पाएंगे। आपको 100% क्वेश्चन तो ऐसे भी नहीं कर पाएंगे, आप इन 2 बुक्स की हेल्प से कर लेंगे। ये आप किसी भी साल का पेपर ले आओ मेरे सामने, और मैं आपको ये बात प्रूफ करके दिखा देता हूं कि सिलेक्शन होने के लिए आपको बहुत ज्यादा बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती। मैं दिखा देता हूं आपको। एक चीज करो, अच्छे से करो। एक क्वेश्चन वहां से किया, एक क्वेश्चन वहां से किया, एक क्वेश्चन वहां से किया, नहीं आप पूरी चीजें कर पाओगे, नहीं आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चले भाई। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्या एक्सेलरेशन होगा? आपने कहा कि सर देखो, अगर मैं इनिशियली बात करूं तो आई कैन वेरी सिंपली से इनिशियली इलोंगेशन इन स्प्रिंग, अगर मैं इसकी एबीडी बनाता तो यहां पर kx होता, यहां पर mg होता, और इस ब्लॉक की बात करते तो इसमें नीचे की तरफ kx होता, नीचे की तरफ mg होता, ऊपर की तरफ t होता। कंडीशन क्या है? आपने स्प्रिंग को काटा, और यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड लिखा होता है जस्ट आफ्टर, और या फिर सडनली। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द होता है, इसके थ्रू समझना है। जब आपको ये वर्ड दिख जाए कि जस्ट आफ्टर या सडनली वर्ड आपको इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखाई पड़े वहां कहीं पर भी, तो आप एक छोटी सी बात को बहुत इंपॉर्टेंटली समझ लीजिएगा। क्या है वो छोटी सी बात, क्या है वो इंपॉर्टेंट बात जिसको आपको समझना है? वो छोटी सी बात आपको जो समझनी है वो ये है कि देखो भैया, स्प्रिंग में kx की वैल्यू सडनली चेंज नहीं होगी। सडनली kx विल नॉट चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्प्रिंग में इलोंगेशन कभी भी अचानक से नहीं बदलता, कभी भी नहीं बदलता। तो आपने कहा सर अगर ये चेंज नहीं होगा तो kx सेम रहेगा। अगर kx सेम रहेगा तो यहां सिचुएशन के साथ दिखाई पड़ता है कि kx mg के बराबर होगा, कि इनिशियली सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो अगर kx मैग्नीट्यूड वाइज mg के बराबर है, तो ये अगर नहीं बदला तो नीचे वाले ब्लॉक पर तो नेट फोर्स 0 है, तो इसका एक्सेलरेशन तो शून्य हो जाएगा। इस वाले की बात करेंगे तो टेंशन, रस्सी काटने के बाद टेंशन तो 0 हो जाएगा, लेकिन इस पर नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो kx और mg दोनों का लग रहा होगा, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो नीचे की तरफ kx प्लस mg के बराबर हो जाएगा। सो इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mg, इट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन 2g हो जाएगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये होगा जस्ट फॉर द सेकेंड, जस्ट फॉर एन इंस्टेंट। उस इंस्टेंट पर, उस छोटे से इंस्टेंट पर ही मेरे प्यारे बच्चों एक्सीलरेशन जो होगा इट इज इक्वल टू 2g, और एक्सीलरेशन जो होगा इट इज इक्वल टू 0, जस्ट फॉर दैन इंस्टेंट। ऊपर वाले का 2g और नीचे वाले का 0। क्या ये बात समझ आ जाती है? किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका हो तो बता दो भैया। बेटा ई वेक्टर और डी वेक्टर जो इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट, डाइलेक्ट्रिक वेक्टर जो भी है, अगर
इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं कह सकता इनमें नहीं पूछा सकता, क्योंकि ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करके, डायरेक्टिव वेक्टर की बात करके आपसे क्वेश्चन ना पूछा जा सके, पूछा जा सकता है। इरोडो में भी क्वेश्चन दिए गए। अगर आप इनको लेके बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाए, लेकिन सिर्फ इरोडो के अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते तो काम आपका हो जाएगा। इरोडोव के क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक बार को बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट इरोडोव में ये क्वेश्चन आपको दिए गए 1.353 था शायद, कौन सा था वो? वन सिक्स टू क्वेश्चन हैं, 104 नहीं, 104 तो मैं नहीं है, 162 163 पे हैं ये क्वेश्चन, आपको मिल जाएंगे। 162 163 160 वाले क्वेश्चन जो है आप उनको कर लीजिए, वो सफिशियंट है। एक सौ चार इरोडो कौन से सेक्शन में बेटा, किस सेक्शन में? 1 2 3 4 किसकी बात कर रहे हो? मैकेनिक्स में किसमें बात कर रहे हो? चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस एक और बनते हैं जिसमें आपको मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम की बात कर ली जाती है। ये एम, ये एम, ये 2m, ये 2m है और ये 2m। अब आपसे पूछा गया है, इफ द रोप बिटवीन ए एंड बी इज कट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल मासेस एट द इंस्टेंट ऑफ कटिंग। 3.104। ओके, बना बना दूंगा बेटा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ all masses
इमीडिएटली आफ्टर कटिंग। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी बताएंगे। 3.104 में ऐसा क्या है जो तुम इतना परेशान हो बेटा? अरे तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, इसमें कुछ है ही नहीं। आप इसको गॉस लॉ से कर लीजिए, सिंपल है। चलो ठीक है, बना देंगे बना देंगे। चलो भाई, यस आईएमपीएचओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, अब वो कैपेसिटर हो सकता है, वो किसी से भी हो सकता है, इट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, लेकिन कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है, हल्का नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर वो इससे आने की ज़्यादा रहती है। कैपेसिटर कंडक्टर का मिक्सअप हो जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, इसलिए कैपेसिटर और कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटर दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन भी बन जाते हैं काफ़ी सारे। हाँ, दिक्कत थोड़ी करेगा कैपेसिटर, दिक्कत करेगा। कैपेसिटेंस पे एक सेशन रख सकते हैं। कैपेसिटर में बहुत अच्छे क्वेश्चन। चलो यहाँ पे जल्दी से बात करते हैं, फिर कैपेसिटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस आपके साथ शेयर करेंगे, डोंट वरी। तो अगर यहाँ से रस्सी को काट दिया गया तो ये पार्ट इंडिपेंडेंट, ये पार्ट इंडिपेंडेंट। सबसे पहले अगर मैं स्प्रिंग में के एक्स की बात करूँ तो इनिशियली स्प्रिंग में जो के एक्स की वैल्यू होगी, यहाँ पर बात करेंगे तो के एक्स वन अगर मैं लिख दूँ, इट इज सिंपली इक्वल टू के एक्स वन इज टू एम जी, क्योंकि यहाँ पर इस स्प्रिंग को बैलेंस कर रहा होगा। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर भी के एक्स की वैल्यू टू एम जी के बराबर ही होने वाली है। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं जल्दी जल्दी सारे एफबीटी बना देता हूँ। टू एम, इधर टू एम, इधर एम, इधर एम और यहाँ पे टू एम। तो आपने कहा कि सर देखो इसके ऊपर तो स्प्रिंग फोर्स नहीं चेंज हुआ, तो के एक्स जो था वो टू एम जी के बराबर था, तो इसका भी इधर भी टू एम जी होगा, इधर भी टू एम जी होगा, इधर भी टू एम जी होगा। तो आपने कहा सर इसका एक्सेलरेशन भी जीरो रहेगा और इसका एक्सेलरेशन भी जीरो रहेगा, क्योंकि इन पर फोर्सेस पर कोई बदलाव नहीं आएंगे। इस पर क्या होगा, आपने कहा सर इस पर नीचे की तरफ टू एम जी लगेगा, क्योंकि के एक्स का फोर्स इसका खुद का टू एम जी भी नीचे की तरफ लगेगा। इस रस्सी में कुछ टेंशन टी हो सकता है, क्योंकि ये टेंशन टी यहां पर भी आ रहा होगा। यहां पर नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं बचेगा सिर्फ एमजी के अलावा। ये दोनों एक रस्सी से कनेक्टेड हो जाएंगे, और ये बीच वाला एमजी बेचारा अनाथ है, इसको नीचे की तरफ स्प्रिंग लग रही होगी एमजी फोर्स से, और इधर नीचे की तरफ एमजी फोर्स से। पहले सारे के सारे फोर्सेस को बहुत ध्यान से देख लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जल्दी से देख लीजिए, कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिए भैया। ठीक है,
ऋतिक एफबीडी में दिक्कत होती, क्यों दिक्कत होती है, कहां पर दिक्कत आती है बेटा ऋतिक एफबीडी में, क्या दिक्कत होती है? रामेंद्र बाबू बोल रहे हैं एफबीडी नहीं आई है, चलो ठीक है जल्दी समझो। स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा, द स्प्रिंग फोर्स विल रिमेन सेम। व्हाट विल रिमेन सेम? व्हाट विल बी सेम? आप बोलेंगे सर स्प्रिंग का जो फोर्स है वो सेम रहेगा। अगर मैं इस 2mg की बात करता तो स्प्रिंग फोर्स यहां पर kx जो लग रहा होगा बिफोर कटिंग, वो इस फोर्स को बैलेंस करके रखे हुए होगा। तो बिफोर कटिंग यहां की बात करें चाहे यहां की बात करें, दोनों ही जगहों पर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू 2mg के बराबर होगी। अगर स्प्रिंग फोर्स के लिए 2mg के बराबर होगी तो अपन को पता है कि सर ये चेंज नहीं होने वाला, तो इस ब्लॉक की बीडी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इस ब्लॉक की बीडी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नीचे वाले बीच की रस्सी यहां पर कट गई है तो यहां पर तो टेंशन शून्य हो गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट है, वो है ये दोनों का गेम, क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसको ऊपर की तरफ खींच के आना पड़ेगा, टेंशन रस्सी से बंधा हुआ है, तो इसका जितना एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा उतना ही इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ भी होगा। तो मेन गेम जो है वो यहां पर आ जाता है। टेंशन किधर की लेना है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? टेंशन हमेशा एंड से अंदर की तरफ होती है। डायरेक्शन ऑफ टेंशन, टेंशन का डायरेक्शन हमेशा जब भी आपको लगाना है तो रस्सी के एंड पॉइंट से अंदर की तरफ आपको लगाना है। रस्सी हमेशा टेंशन या खिंचाव किसी भी एक्सटर्नल बॉडी को अंदर की तरफ खींचती है, अपने पोजीशन अपनी लेंथ को रिगेन करने की कोशिश करती है। तो टेंशन फोर्स हमेशा रस्सी में टेंजेंशियली इनवर्ड डायरेक्शन में लगाया जाता है। यहां पर अगर बात करेंगे तो नेट फोर्स नीचे की तरफ लग गया 2mg और यहां पर लग गया mg और ये दोनों ब्लॉक एक इससे कनेक्टेड हो गए। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 4mg नीचे की तरफ माइनस टी, इट मस्ट बी इक्वल टू 2m इंटू ए, और यहां पर ऊपर की तरफ t लग जाएगा तो t माइनस mg मस्ट बी इक्वल टू ma। इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो 3mg इज इक्वल टू 3ma आ जाएगा बेटा, और यहां से आप बोल सकते हैं दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू g। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन जो होगा, इसका नीचे की तरफ g होगा, इसका ऊपर की तरफ g होगा, और ये एक्सीलरेशंस यहां पर आ रहे होंगे। ठीक है, चलो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड ऋतिक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर सेशन पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पाथफाइंडर में भी गिवन है, इरोडो में भी गिवन है, हमारी शीट में भी गिवन है। तो स्प्रिंग की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो थी वो तो हमने आज पढ़ ली हैं, लेकिन स्प्रिंग की साथ जो मोशन आता है वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्प्रिंग एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉम्बिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और उन केस में कैसे कैसे हमको पढ़ाई करनी होती है, उनकी चर्चा भी हम लोग प्रारंभ करेंगे अगले सेशन में। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम फर्दर सेशंस को और प्लान करें आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल सेशन। हैव अ वेरी ग्रेट डे। अच्छे से पढ़ाई करते रहे, कोई परेशानी हो तो पूछते